नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AKM की पाठशाला पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का मैथ वाला साप्ताहिक टेस्ट। ठीक है, जो साप्ताहिक टेस्ट जो 23/9/2023 को हुआ था, 23/9/2023 का जो साप्ताहिक टेस्ट हुआ था, हर सैटरडे को होता है, उसी का हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का हम वीडियो आपके पास हमेशा उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज हम लोग चालू करते हैं मैथ का। इससे पहले हम 7 क्लास का भी एक वीडियो अपलोड किया हूँ और इसी तरह का वीडियो हम अपलोड आपको पर डे के अनुसार मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस पर आप वीडियो बना करके आपके पास भेज सकूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ निर्देश दिया गया है, वो निर्देश को पहले कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें मैथ का क्वेश्चन रहता है और 1 घंटा 15 मिनट का कुछ समय आपको मिलेगा। और ये क्लास 6 का है, टोटल पूर्णांक होता है 40 का, है ना। इसमें क्या होगा, इस पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, जो प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, और इस प्रश्न में कुल 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शनल क्वेश्चन का मतलब कि ऑप्शन रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और उसी 4 ऑप्शन में से उसका आंसर आपको देना है। इसी तरह से आपका ये क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब कि अगर आपका एक सही होता है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 अंक आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न है, यानी एक प्रश्न का 4 अंक, यानी टोटल 40 नंबर का इस तरह से आपको क्वेश्चन प्राप्त होगा। इस तरह से 5 नंबर क्या है निर्देश कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप उसको अगला बार सुधार सकते हैं, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। सही प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और ABCD में जो विकल्प रहेगा ABCD में रहेगा, उसे चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए, जब आपको परीक्षा होगा तो परीक्षा के दौरान जो है आपको बाहर नहीं जाना है। ठीक है, जब तक आपको शिक्षक अनुमति नहीं देते हैं तब तक परीक्षा कक्ष के अंदर ही रहना है, परीक्षा कक्ष के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ निर्देश है। निर्देश को पढ़ना इसलिए जरूरी था कि आपको इससे पता चला कि कितनी का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, ऋणात्मक है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको पता चला। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं 1। चलिए देखिए प्रश्न संख्या क्या है। फर्स्ट क्या है, निम्न में से पूर्णांक कौन सी है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, पहले समझते हैं हम पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक हम उसको कहेंगे, ठीक है, जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाते हैं। ठीक है, जब धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या और ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाले संख्या को जब आपस में हम सम्मिलित करते हैं, मिलाते हैं, तो वो बनता है आपका पूर्णांक। ठीक है, क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक वाले संख्या को जब आपस में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मान लीजिए -2 हो गया, तो ये क्या है, और ये -3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। तो ये क्या है, ये माइनस जो 2 है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है। ये 4 है सिर्फ, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, और ये 6 है सिर्फ, तो ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक। यानी जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यह एक बनता है पूर्णांक बनता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जब आपस में मिला देते हैं तो यह बनता है, एक पूर्णांक का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 की। 1 का आंसर कौन सा होगा भाई? तो देखिए 1 का आंसर जो होगा आपका ये 16 होगा, क्योंकि देखिए ये तो आपका माइनस में है, यानी -2/4 है। यानी -2/4 कहने का मतलब कि ये आपका भिन्न में है, ये भी आपका भिन्न में है। ठीक है, और ये आपका भिन्न में नहीं है, इसलिए ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, फिर भी पूर्णांक है, भले माइनस में है लेकिन पूर्णांक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा
आपका राइट आंसर ये सी नंबर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या हम 2 में चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि बैंक खाते में 100 रुपये जमा करने का सही उत्तर क्या होगा, है ना। यानी जब आप बैंक में आप पैसा जमा कीजिएगा 100 रुपया, तो क्या वह पैसा जो है 100 रुपये प्लस में होंगे या 100 रुपये माइनस में होंगे या 1/100 रुपये होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ये आपका होगा ये प्लस 100 रुपया, है ना। यानी जब पैसा आप बैंक खाते में 100 रुपये जमा करने जाएंगे तो आपका जो अकाउंट का बैलेंस जो हैगा उसमें वृद्धि होगा, उसमें कमी तो होगा नहीं, इसलिए उसका आंसर क्या होगा प्लस 100 रुपया होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा आपका ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बी नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या है, प्लस 27 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, जब प्लस 27 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है भाई, योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब है कि उसका जब हम सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से जो उसका हल आएगा वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका योज्य प्रतिलोम यदि यहाँ पर प्लस 27 है, ठीक है, प्लस 27 है तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस 27 के रूप में आएगा, ताकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 0, तब उसका योज्य प्रतिलोम कहा जाएगा किसी भी संख्या का, ठीक। यानी इसका जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, है ना। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नीचे लिखे संख्याओं को कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब एक भाज्य संख्या होता है और एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे भाज्य संख्या जो होता है वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, क्या, एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से यदि वह कटता है, ठीक है, कोई दूसरी संख्या से वह कटता है, ठीक है, वह दूसरी संख्या से कटता है तो वह संख्या जो कहलाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से यदि वह संख्या कटता है तो वह संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। और अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, ठीक है। एक और स्वयं के अलावा जब कोई संख्या दूसरा संख्या से न कटे तो समझेंगे कि वह संख्या जो होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो है 1 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा जो है 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो यह संख्या जो है आपका भाज्य संख्या होगा। क्या, भाज्य संख्या होगा। उसी तरह से हम देखते हैं 54 में हम 1 से भी लगा सकते हैं भाग, और 54 में हम लगा सकते हैं 54 से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कितना से लगा सकते हैं, इसमें 2 से भी लग जाएगा और 18 से भी लग जाएगा, ठीक है, 3 से भी लग जाएगा। तो ये संख्या जो है और संख्या से एक और स्वयं के अलावा भी यह संख्या कट रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1 से ही कटेगा और मात्र 17 से कटेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 17 राइट आंसर होगा। इसका आंसर 17 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5 में 60 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड होने के लिए जो भी ये गुना के रूप में यह दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गुना के रूप में, वो सब में जो होना चाहिए वो जो उनका गुणनखंड होना चाहिए, जो उनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो उसका गुणन 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए।
और दूसरका नियम क्या है। दूसरका में हम पहचानेंगे कि क्या जो उसमें गुणनखंड दिया हुआ है, जो नंबर दिया है, संख्या दिया हुआ है, क्या वह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसमें एक और स्वयं के अलावा और कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो देखिए ये जो आपको 12 दिख रहा है, यह एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। और एक भाज्य है, एक अभाज्य है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, सब अभाज्य होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये काम कहाँ थी खत्म। इसमें 6 जो है यह भाज्य है, गुना करने पर 6 25 दूना 60 तो आ रहा है, लेकिन 6 यहाँ पर भाज्य संख्या आ रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको अभाज्य खोजना है। ये भी 4 3 12 25 60 तो आ जा रहा है, लेकिन ये जो 4 जो आपको दिख रहा है यह एक भाज्य संख्या है, जबकि हमको अभाज्य का गुणनखंड हमको देखना है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 जो है यह एक अभाज्य गुणनखंड होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। ये जो भी संख्या दिया गया है ये सब क्या है, सब का सब अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि 4 12 का सारा गुणनखंड कौन सी होगी। अब सारा गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 का गुणनखंड करेंगे, इसके बाद 12 का करेंगे। ठीक है, तो 4 का गुणनखंड आपका हो जाएगा, देखिए 1 के पाढ़ा में 4 आता है, 2 के पाढ़ा में 4 आता है, अब एक 4 के पाढ़ा में आता है। ठीक, उसी तरह से आपका 12 की हम लोग बात करें तो 1 के पाढ़ा में आता है, और एक 2 के पाढ़ा में, 3 के पाढ़ा में, 4 के पाढ़ा में, 6 के पाढ़ा में, और एक 12 के पाढ़ा में। इस तरह से आपका जो गुणनखंड हुआ। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर मिलाना है कि ये दोनों संख्या 4 और 12 में कौन कौन सा जो है आपको गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या मिल रहा है, तो एक 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 मिल रहा है, और एक 2 2 मिल रहा है, और एक देख रहे हैं कि 4 4 दोनों मिल रहा है। मतलब कि हम लोग सारा गुणनखंड की हम लोग बात कर लें, सार्वगुणन खंड की बात कर ले तो इसमें एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक 4 होगा। इस तरह से आपका जो आंसर आप देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हैं आंसर, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो नहीं होगा, 1 4 है सी नंबर, बी नंबर 2 4 है, और 1 2 4 यानी ए नंबर है। यानी इसको हम इरेज करने के बाद आपको बताते हैं कि इसका क्वेश्चन जो होगा आपका 1 2 4 जो होगा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए नंबर होगा। अब हम लोग देखते हैं 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको देखिए। यहाँ पर है 9 तथा 12 का मौसक क्या होगा। ठीक है, 9 और 12 का मौसक क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका 2 है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बनाते हैं एक तरीका से, यहाँ पर हम भाग विधि से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए भाग विधि से कैसे बनता है, तो ये लिखेंगे 9, इस तरह से हम 12 में भाग दे देंगे। एक बार में आता है मेरा 9, यहाँ हो जाता है 3। अब इस 3 से पुनः इस संख्या में भाग देंगे, यानी लिखेंगे 9, यानी 3 तरीके हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। यानी इस तरह से जब हम भाग दे देते हैं तो निश्चित रूप से जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी संख्या से अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वही जो होता है उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आप हम देख रहे हैं कि 9 से हम जब भाग दिए तो शेषफल मेरा 3 आ गया, लेकिन हमको जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम उसको भाग लगाते रहेंगे। और उसी जब तक 3 से हम पूरा 9 में भाग दिए, 3 से जब 9 में दिए भाग तो मेरा यहाँ शेषफल आ गया कितना 0। अब इसी का इंतज़ार था, तो मेरा यहाँ पर जो आंसर होगा, यानी जो यहाँ पर मेरा 3 आया तो आंसर जो हो आपका 3 होगा। कितना होगा 3। अब हम ऑप्शन में मिलाएंगे, ये 9 तो होगा नहीं, 12 ये भी नहीं होगा, और 3, हाँ 3 आंसर आपका राइट होगा।
यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका 3 होगा, यानी सी नंबर आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 तथा 4 का HCF क्या होगा। इसमें 9 और 12 कैसे पूछा था, इसमें 3 और 4 का HCF थे। इसको हम भाग विधि से बना सकते हैं। तो चलिए 3 से हम भाग देते हैं 4 में, चलिए 3 से 4 में भाग देते हैं। तो 3 एकम 3 हो गया, 1 उतरा। अब E1 से हम E3 में भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर भागा देंगे, 3 बार में हो गया 3, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो इससे पहले वाला जिससे भाग दिया गया है, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है, वही जो होगा उसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, वही आंसर होगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो ए हो, सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कौन सी संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। अब आपको यहाँ पर देखना है 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो 3 और 9 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद जितना आएगा उसी संख्या से हम भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा। तो 3 और 9 का जो एलसीएम आपका आएगा, लगाते हैं 3 से 1 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। ठीक है, यानी इसका एलसीएम जो आएगा आपका कितना, 3 गुना 3, यानी आंसर 9, यानी एलसीएम कितना आ गया, 9। अब इस 9 से हम भाग लगा कर देखेंगे बारी बारी से इसमें। तो 9 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, इसमें लग जा रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, यानी इसका आंसर कितना आएगा 27, यानी 27 ऐसी संख्या है जो 3 और 9 दोनों से विभाज्य है ना। यानी जो इसका 9 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ओके, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि साप्ताहिक टेस्ट पेपर का मैथ का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। 27 प्लस माइनस 27। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करना है, जो होगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 27 हो गया, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आता है, यह 27 हो जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे, देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया 0। ठीक है, यानी 27 में 27 गया, हट गया, 0 हो गया। अब हम देखते हैं इसका आंसर 0 कौन सा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हो गया 0, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आपका 0 होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।